हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीएस राठौड़ स्वागत करता हूं आप सब लोगों का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मेरा छोटा सा परिचय कि यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने कौन किन किन कैरियर यात्रा की। तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत है वो अपनी बैंक असिस्टेंट के तौर पे की थी। उसके बाद में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मुझे आरपीएससी द्वारा 23rd रैंक हासिल हुई। उसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट ऑल इंडिया 53 रैंक एंड देन आरपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आरएएस 2013 के अंदर 178 रैंक। उसके बाद में इसी यात्रा के दौरान आईएएस प्री, सीडीएस, आईबीपीएस, बैंक पीओ, एसएससी और सीजीएल को भी क्वालिफाई करने का मुझे मौका मिला। और उसके साथ ही ये जो मेरी कैरियर यात्रा रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि युवाओं को भी गाइड करता रहूँ। तो दोस्तों, इसी मेरे जो कैरियर के अनुभव रहे हैं उनको बांटने के लिए मैं इस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज प्रस्तुत हूँ। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। अर्थात हम आज प्रस्तावना की बात करने वाले हैं। और प्रस्तावना की जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, क्वेश्चन और आंसर सेशन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। इसके लिए आपको क्रैक आरपीएससी, जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी, उससे आप जुड़िए। और उसका आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके सामने एक पूरा वर्ल्ड खुल जाता है नॉलेज प्राप्त करने का। तो दोस्तों, ये अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो वहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है उसको आप फॉलो कर सकते हो। अन अकेडमी ऐप पर आप कैसे रजिस्टर करें, इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। और वहाँ पे आपको लाइव सेशन मिलेगा। कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिस भाषा में आप चाहते हो उसमें मिलेंगे। देर आर मैनी टॉप एजुकेटर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। और अब ये जो सारी चीज़ें आप करोगे उसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसके एजुकेटर के साथ में आप एंगेज हो सकते हो। कैसे डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो और पोल्स के माध्यम से आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके अलावा खूब सारी इस प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट और क्विजेज भी चलती हैं। ये जितने भी कोर्सेज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अर्थात उस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और इस कोड का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक तो 10% ऑफ मिलता है। दूसरा, एक बार आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो दोबारा जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उन सबको आपको देखने का मौका मिलता है। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, कुछ इस सब्सक्रिप्शन की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। 12 मंथ का कोर्स मात्र आपको 7,000 रुपये में मिलता है। जी हाँ, वही 7,000 जो हम एक महीने का पे कर देते हैं घर से बाहर रह करके विभिन्न सिटीज़ में तैयारी करते हुए। और वो 7,000 भी कम हो जाता है। आप DERAVER इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो मात्र आपको 6,300 रुपये के अंदर यह कोर्स मिलता है। और दोस्तों, जो कंपटीशन यात्रा है वो लंबी चलती है, स्पेशली जब आरएस जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक लंबा दौर चलता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 2 साल का कोर्स जो 7,000 से बढ़कर 12 महीने से बढ़ के मात्र 8,400 में 2 साल का मिल जाता है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। और उसमें भी DERAVER जब सब्सक्रिप्शन कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो यह कोर्स मात्र आपको 7,560 रुपये में मिलेगा। सिर्फ 7,560 में ये आपको कोर्स यहाँ पे मिल जाता है। 1 साल का कोर्स मात्र 6300 में मिल जाता है, 6,300 रुपये में, क्योंकि 1 साल के कोर्स के जो 7,000 रुपये है वो कम होकर के आपको 6,300 के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, 1 साल का कोर्स 6,300 में और 2 साल का कोर्स 7,560 में। और कोड का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा मुद्दा है भारतीय संविधान। और संविधान के भी किस पोर्शन की हम बात करने वाले हैं, वो बात हम करने वाले हैं प्रस्तावना की। वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के माध्यम से। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे।
आप कोशिश करें, सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक पेन और एक पेपर अपने पास में रखें। क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है उसको आप अपने पेज पर मार्क कर दें, और फिर मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय दूंगा मार्क करने के लिए, और जैसे ही वो आपका कुछ सेकंड्स 5-7 सेकंड का समय पूरा होता है तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, साथ में उससे जुड़ी हुई डिटेल की भी चर्चा करूंगा, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको परमानेंट यह प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो सके। ये नहीं कि आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा और फिर आप भूल गए, तो फिर वो कोई चीज़ काम आने वाली वहाँ पे है नहीं। तो इस सेशन की जो खासियत है वो ये है कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, लेकिन उसके साथ में आपको यहाँ पे डिटेल भी मिलेगी, कंप्लीट डिटेल मिलेगी। और जब ये सेशन एंड होगा तब तक हम प्रस्तावना, जो संविधान की मूल प्रस्तावना है, उसको देखेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को जो हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझा है उसको वहाँ हम समअप कर देंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तावना को समझने की यात्रा पर। आप एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, और जब यह सेशन ख़त्म होता है तो अपने आंसर को, जो भी आपका टोटल में से जो भी स्कोर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इससे आपको साथियों से कंपैरिजन करने में भी मदद मिलेगी। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मूल एग्ज़ाम नहीं है, यह सिर्फ एक आपको मौका दिया गया है कि यदि आप कहीं गलती कर रहे हो तो उसको सुधार सके। ठीक है, तो मैं DS राठौड़ आगे बढ़ता हूँ, आइए आपके साथ। पहला प्रश्न, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या चीज़ है जो भारत को गणतंत्र बनाती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आपको 5 से 7 सेकंड का समय मिलता है, इसको पढ़िए और उसके बाद में जो आपको सही आंसर लगता है उसको आप अपनी कॉपी में टिक ऑन कर दें। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को ख़त्म करोगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों आइए चर्चा कर लेते हैं। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख भारत के अंदर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। दो विशेषताएं सामने आई हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, कि वो एक तो निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, और दूसरा वो निर्धारित अवधि के लिए होगा, और उस अवधि के बाद में क्या होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति चुन करके आएगा। इसलिए यही विशेषता जो है प्रस्तावना में भी दी गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ गणराज्य का कारण यही है। यहाँ दो विशेषताएं जो हैं जो उसको गणराज्य बनाती है। दो विशेषताएं गणराज्य बताती है, कौन कौन सी? एक तो वो है कि इलेक्टेड हेड ऑफ कंट्री होता है, वो इलेक्टेड होता है, और दूसरा उसकी जो कार्यकाल होता है वो लिमिटेड होता है, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे आता है। तो अब आपको यदि मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत गणतंत्र है, इससे आप क्या समझते हो, तो अब आप नहीं भूलोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत एक है, क्या है इनमें से आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं है। आपका टाइम शुरू होता है अब। थोड़ा आप सोच समझ के आंसर दें। आशा करता हूं कि आपने टिक कर लिया होगा। इसका दोस्तों सही आंसर है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कौन कहता है? भारत की प्रस्तावना कहती है। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद आप 15 देखोगे तो उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे भेदभाव पे रोक है, तो ये भी राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता को बताता है। उसके बाद आप 16 देखोगे तो अवसर, उसमें आपको जो भी अवसर मिलते हैं लोक नियोजन में, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके बाद 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, उसमें भी राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। 29 और 30 के अंदर आपको धार्मिक अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार है। ये सारी चीज़ें भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाती है। यह मूल संविधान में था। उसके बाद में क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन आता है। कब आता है? 1976 के अंदर। और उस 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो प्रस्तावना में डाल दिया जाता है और भारत एक स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों है, इसको हमने पढ़ा। अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए, आपको 5 से 7 सेकंड मिलते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा। दोस्तों, अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य सरकार द्वारा, अब यहाँ पे हमें यह देखना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की यदि हम डेफिनेशन देखें तो बहुत ही सरल भाषा में है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगा? सभी धर्मों से बराबर दूरी, सभी धर्मों से बराबर दूरी। धर्मनिरपेक्षता का भारत के संदर्भ में यही अर्थ है। अब इस दो अर्थ जो इसके निकलते हैं धर्मनिरपेक्षता के, उसके सापेक्ष आप देखने की कोशिश करोगे तो इन डी में से आंसर निकलेगा। पहला, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं है धर्मों के खिलाफ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों को बराबर देखता है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि सभी धर्मों से बराबर वो रखता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये कोई आंसर भी सही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो सब धर्मों को स्वीकार करती है, तभी तो बराबरी का दर्जा देती है। यहाँ पे यदि ये होता कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन स्वीकार करने की बात कर ली, तो हम जब धर्मों में बराबरी को स्वीकार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम धर्मों को स्वीकार करेंगे तभी तो उनकी बराबरी स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर डी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पर यह क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद ये था कि परीक्षा के अंदर जो टर्म यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं प्रश्न के अंदर, वो भले ही विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उनके जो ऑप्शन आप देखोगे तो थोड़े भिन्न नज़र आते हैं। और परीक्षा के अंदर यही आपकी रियल टेस्ट होता है, आपके नॉलेज का, डीपनेस ऑफ द नॉलेज का, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग का, कि आप कैसे अर्थ को अच्छे से भांप पाते हो। तो मैं चाहता था कि आपको 360 डिग्री जो नॉलेज है वो प्रस्तावना का मिले, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं कि हर तरीके से आप जब प्रस्तावना पे अगली बार आप क्वेश्चन अटेंड करो तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? 5 सेकंड मिलते हैं आपको, आंसर दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष की हमने परिभाषा देख ली, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है खुद का, और सभी धर्मों से वो बराबर दूरी रखता है। ये हमने भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की परिभाषा देखी है। अब देखते हैं, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ये नहीं होगा, सीधा सा इस परिभाषा में नहीं आ रहा है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऐसा भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्पष्ट तौर पे पढ़ चुके हैं कि वो सभी धर्मों से बराबर दूरी रखता है, तो इसलिए वो ना तो बहुसंख्यक का हेल्प कर सकता है ना अल्पसंख्यक का कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। किसी धर्म का समर्थन नहीं करता, ये होता तो स्टेटमेंट फिर और प्रॉब्लम क्रिएट करता, लेकिन निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, अर्थात धर्मों का समर्थन तो वो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक धर्म ये लेके आए और मैं इसी का समर्थन करूंगा, ऐसा स्टेट नहीं कहता है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर करेक्ट होता है वो है डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गणतंत्र होता है। अब देखो, हमने गणतंत्र की परिभाषा देखी है पिछले 2 क्वेश्चंस में, अब आपका रियल टेस्ट होने वाला है कि वो परिभाषा आपको कितनी समझ में आई है। तो कोशिश करें आप इसके आंसर दें, गणतंत्र क्या होता है। 5 सेकंड मिलते हैं आपको आंसर देने के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने आंसर टिक कर दिया होगा। आइए देखते हैं,
हमने गणतंत्र की क्या परिभाषा देखी थी? दो परिभाषा। एक तो हेड ऑफ द स्टेट होगा, भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा इलेक्टेड होगा, ठीक है, एक परिभाषा हमने ये देखी। दूसरी परिभाषा हमने क्या देखी कि उसका फिक्स कार्यकाल होगा, एक निश्चित कार्यकाल के बाद में वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। अब इन दोनों परिभाषाओं को देखते हुए आंसर का खोजने की कोशिश करते हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, यहाँ एक तो केवल और लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य गणतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन वह गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजशाही है। इसलिए क्यों राजशाही है? क्योंकि उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, सॉरी, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो महारानी है, ठीक है, और वो वंशानुगत है, जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। जो अमेरिका है वो अध्यक्षीय पद्धति वाला शासन राज्य है, ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, लेकिन जो हमने गणतंत्र की परिभाषा जिसको लेकर के हम चल रहे हैं उसमें ये आंसर भी फिट नहीं हो रहा है। तीसरा, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, उसमें भी अपनी इस डेफिनेशन से गणतंत्र की परिभाषा नहीं आ रही है। आपका आंसर डी करेक्ट होता है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वो क्या होता है? गणतंत्र होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत नहीं होने का मतलब क्या है? वह इलेक्टेड है, चुना जाता है जनता के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें 42nd अमेंडमेंट में किया गया और कहाँ डाला गया? संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका कह दो या प्रस्तावना कह दो या प्रीएम्बल कह दो। दोस्तों, परीक्षा में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप इनसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। यदि आपको हिंदी का कोई वर्ड ऐसा लगता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने का आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी में कभी उसको उद्देशिका कह रहे हैं, कभी प्रस्तावना कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको हर टाइम एक ही शब्द मिलेगा और वो मिलेगा प्रीएम्बल, ठीक है। तो दोस्तों, कौन से दो शब्द थे? टिक करिए। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आइए चर्चा करके देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। एक जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म इंग्लिश में, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो था आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लें, आगे और क्वेश्चन रिपीट होंगे, अलग अलग प्रकृति के क्वेश्चन आएंगे इसी प्रश्न के इर्द गिर्द। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन तीनों ही शब्द को अच्छे से याद कर ले, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोकतांत्रिक शब्द, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, वहाँ पे लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही प्रस्तावना में है, तो इसका ये आंसर भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये गणराज्य शब्द भी पहले से वहाँ था। हमने ये जो तीन शब्द देखे जो हमने बाद में जोड़े हैं वो कौन से हुए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और जो थर्ड वर्ड था वो था अखंडता, ठीक है। कब जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? वो जो भारत का प्रीएम्बल है वहाँ पे भारत का क्या रूप बताया गया है, ठीक है। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं आंसर देने के लिए। कोशिश करें आप आंसर दें। इसका समय जानबूझ के कम दिया जा रहा है ताकि आपका जो दिमाग है उसके अंदर क्विक रेस्पॉन्स आए और एग्ज़ाम में आप गलतियां कम से कम करें। फिर भी 5 का बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही सेकंड आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, आप टिक करिए।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शुरुआत जो होती है वो प्रस्तावना की ऐसे ऐसे होती है, हम भारत के लोग, पहली लाइन ये कहती है हम कौन? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाह रहे हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये पहली लाइंस चलती है। अब आप देखोगे तो ये सारे के सारे वर्ड हालांकि सब में रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा वर्ड रिपीट हो रहे हैं। और एग्ज़ाम के अंदर आप कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम देते हो दोस्तों, तो एक सेट पैटर्न रहता है कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए कि आपको लगता है कि एक से ज़्यादा, एक प्लस आंसर सही है, देन यू हैव टू टिक द मोस्ट करेक्ट आंसर। सबसे अधिक जो सर्वश्रेष्ठ सही आंसर लिखे, उस सर्वश्रेष्ठ आंसर को आपको टिक करना होता है। तो जब हम ये चार ऑप्शन देखते हैं तो लगभग तीनों ही अपन को सही नज़र आते हैं, लेकिन जो सी है वो सबसे अधिक आता है सही, क्योंकि वो ए और बी को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यह एक जो ट्रिक है, एक जो स्किल है आपके आंसर देने की, वो भी आप इसके साथ में सीख रहे हो। वहाँ परीक्षा में जाकर के हम लोग कई बार बिगड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या करें, आपको जो आंसर मिल रहा है वो तो सब में मिल रहा है, तो फिर हम आंसर कौन सा करें और कौन सा नहीं करें। ठीक है, ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसकी चर्चा हमने गणतंत्र की अच्छे से कर ली है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है थोड़ा अलग नज़रिए से। मैं ये चाह रहा था कि परीक्षा में जितने नज़रिए से क्वेश्चन घूम घूम के आपके पास आए, उतने नज़रिए से आप उसका आंसर दे दो, ताकि आपका आंसर गलत नहीं हो। तो आप पढ़िए क्या अर्थ निकलेगा इसका और आंसर टिक करिए। इतना ध्यान रख लेना, गणतंत्र के बारे में हमने दो चीज़ें डिस्कस की है कि गणतंत्र होने का दो अर्थ होते हैं। आपने आंसर टिक कर दिया हो तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। गणतंत्र का अर्थ यह है कि हेड ऑफ स्टेट होगा, ही विल बी इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब क्या होगा कि वो वंशानुगत हेरिडिटरी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्टेड होगा। और दूसरा उसकी टाइम लिमिट होगी कि वो उस टाइम लिमिट में ही काम करेगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आएगा। अब देखो, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन गणतंत्र की परिभाषा के साथ फिट नहीं बैठने के कारण आंसर के रूप में करेक्ट नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन गणतंत्र का अर्थ पूछा है उस मामले में ये करेक्ट नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, हेड इलेक्टेड होता है, वंशानुगत नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में ये आंसर सही नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन सारे दिए जाए वो ऑप्शन गलत हो। ऑप्शन का गलत होना और सही होना इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दें तो प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दें, न कि स्टेटमेंट को देखें कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका कह दो, प्रीएम्बल कह दो, प्रस्तावना कह दो, ये एक ही शब्द के सिनोनिम्स हैं। सो यू आर गिवन हियर 5 सेकंड्स, और लगभग 5 सेकंड आपको मिलते हैं, इनमें से टिक करके आप बताइए। पीछे एक स्लाइड में मैंने पूरी एक लाइन लिख के आपको बताई थी कि कौन कौन से वर्ड से शुरुआत होती है, वो वर्ड भी आपको याद रहेंगे तो आप आंसर यहाँ पे टिक कर लोगे। तो देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। आई होप यू टिक द आंसर।
समय आपको थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन जब ऐसा कोई टॉपिक आए जिसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं तो कम समय देना भी वाजिब है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब ध्यान रखें, वापस मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ये जो पूरा सेशन है प्रस्तावना को आपको एकदम दिल और दिमाग में उतारने वाला सेशन है, तो इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, दिमाग में बैठा ले। यहाँ भले ही गलत करे लेकिन परीक्षा में बिल्कुल गलत नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना ऐसे शुरू होती है, हम भारत के लोग, मैं आपको फिर बता देता हूँ कैसे शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रस्तावना शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है। अब आप खुद देख लीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं आया है। समाजवादी शब्द आया है, यहाँ पे आपको अवेलेबल है। पंथ निरपेक्ष शब्द आया है, यहाँ पे दिख रहा है। प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल आया है। लोक कल्याण नहीं आया है, ध्यान रखना, लोक कल्याण शब्द नहीं आया है। प्रस्तावना के अंदर, उद्देशिका के अंदर यह शब्द नहीं आया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिर ऐसे करके आगे चलता है, उसके अंदर ये लोक कल्याण शब्द नहीं है। हालांकि लोक कल्याण मूल भावना के अनुसार है, लेकिन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में एग्जामिनर आपको थोड़ा अचरज में डालने के लिए जो थीम के नज़दीक जो थीम होती है, जैसे प्रस्तावना की जो थीम है उसके इर्द गिर्द आपको उसमें ऑप्शंस देता है और आपको क्या लगता है कि ये तो होगा ही, बट ऐसा नहीं होता है। सो उद्देशिका में क्या नहीं है? उद्देशिका के अंदर लोक कल्याण सीधा सीधा शब्द नहीं है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसके आंसर को देखिए और टिक करिए। अभी थोड़ा सेशन ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो सेशन है ये क्वेश्चन एंड आंसर प्लस डिटेल चर्चा का है, तो ये आपको थ्योरी और टेस्ट दोनों को एक साथ लेकर के चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा स्पीडी हो रहा है टेस्ट के कारण, बट कोई बात नहीं। यदि आप गलत भी करते हो टेस्ट में तो पीछे चर्चा में उस गलती को हाथों हाथ आप सुधार भी रहे हो, इसलिए ये सेशन आपके लिए विभिन्न एग्जाम्स के लिए मैंने आपको कहा है कि दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो फैक्ट, जैसे ये फैक्ट है भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये फैक्ट है। उसके साथ में एक चीज़ होती है कंसेप्ट। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे किसी भी चीज़ के, तब तक आप रटाफिकेशन के द्वारा चंद क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। इस सेशन के बाद आपको प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रिएम्बल है उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रस्तावना से संबंधित फैक्ट और कंसेप्ट बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान रखना, कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याणकारी स्टेट? सो हियर यू आर गिवन 5 seconds, स्टार्ट योर आंसर। ओके, आई होप यू टिक द आंसर। सारे आंसर आपको लगभग नियर अबाउट मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कौन सा आंसर लिखें, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि यहाँ फैक्ट के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाए जा रहे हैं, और यदि आपको कंसेप्ट पता होगा तो आराम से आप इसको ढूंढ पाओगे। कल्याणकारी स्टेट का पहला इसने दिया अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण। देखो, कल्याण हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये कल्याणकारी स्टेटमेंट का अर्थ है? ये अभी आधी चीज़ें हैं। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये एक तथ्य उभरता है। नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ये भी एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों वस्तुत स्थिति ये है कि कोई भी वेलफेयर स्टेट होता है, कल्याणकारी स्टेट होता है, वो क्या करता है? नागरिकों को सुविधाएं देता है। नागरिकों को क्या देता है? सुविधाएं देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री के अंदर 100 नागरिक है,
100 में से वो कोशिश करता है 100 लोगों को सुविधाएं देने की, तो उतने रिसोर्सेज उसके पास में नहीं होते हैं। तो 100 में से आप मान लो कि 20 लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या शारीरिक या मानसिक रूप से वो थोड़े पिछड़े हैं किसी न किसी रूप से। जब वो पिछड़े हैं 20 लोग, तो स्टेट क्या कोशिश करता है कि 80 लोगों को तो नॉर्मल सुविधाएं दी जाए, लेकिन 20 जो लोग हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए, उनके एजुकेशन का, उनके हेल्थ का, उनके रहने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ स्टेट खुद करने की कोशिश करता है। तो कल्याणकारी स्टेट का मीनिंग हुआ कि जो हाशिए पे खड़े 100 में से 20 लोग हैं उनका कल्याण करना। अन्यथा यदि आप इसको अपनाओगे कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना भी तो कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है। अब अधिकतम का करोगे तो क्या होगा, 100 में से आपने 80 का कल्याण किया लेकिन उस 20 का नहीं किया जो हाशिए पे खड़े हैं, तो फिर वो वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाएगा दोस्तों। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये कल्याणकारी स्टेट बताता है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ये हमारा उद्देश्य हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन ऐसा करना संसाधनों की कमी के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं समझूंगा कि जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है प्रस्तावना का, उसको भी आप परीक्षा के अंदर सही करके आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। देखो दोस्तों, एक ही शब्द है गणराज्य, उसकी मैंने डेफिनेशन दे दी 2 पार्ट के अंदर कि इसके 2 चीज़ें देख लो। एक तो देख लो कि उसका हेड इलेक्टेड हो और दूसरा उसका टाइम हो। ठीक है, 2 चीज़ों से आप देखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन इसके ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। ऑप्शंस आर चेंज्ड टू पजल टू दी स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा के अंदर आप जाते हो, खूब सारा प्रेशर रहता है आपके ऊपर, आपको जल्दी जल्दी सवाल करने होते हैं। यहाँ तो आपने गलत कर दिया तो नेक्स्ट मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। परीक्षा में ये चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो अवधारणात्मक समझ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इट शुड बी देयर। ठीक है, अब यहाँ देखो, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है, ये हमारी परिभाषा के अंदर आता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में ये करेक्ट नहीं है। उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन गणराज्य शब्द के संबंध में इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर होता है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ये भारत को क्या बनाता है, गणराज्य बनाता है। ठीक है, आई होप। देखो दोस्तों, एक ही गणराज्य शब्द के 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, सब में ऑप्शन अलग अलग है, इसलिए आप निश्चित रहिए। कितना भी घुमा करके प्रश्न यदि आपको प्रेमबल प्रस्तावना में एग्जाम में मिलेगा, तो यदि आप क्लास के अंदर अटेंटिव हो, ध्यान से सुनते हो, पूर्ण श्रद्धा से उसको अपनाते हो, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? दोस्तों 2 स्लाइड अभी तक हो चुकी है जिसमें मैंने लिख करके भारतीय संविधान की जो प्रथम लाइन है वो मैंने पूरी बताई है, और मैं आशा करता हूं कि अब आपको जो टाइम दिया जा रहा है इस प्रश्न का आंसर करने में, उसमें आप सही करोगे। आशा करता हूं कि अभी तक अधिकतर ने टिक कर लिया होगा। दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, जैसे ही प्रस्तावना हुई, आपने प्रस्तावना पढ़ी, तो पहली चीज़ तो यह है कि प्रस्तावना में क्या क्या है। एक पीछे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रस्तावना में है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं है। वो थोड़े इजी नेचर के हो गए प्रश्न। अब दूसरा, उसका जब बार आप हाई कर देते हो प्रश्न का, थोड़ी आप उसकी टफनेस बढ़ा देते हो, तो ऐसा प्रश्न बनता है कि उसमें ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे आपको क्या पूछ ली, सीक्वेंस। ये नहीं पूछा क्या है क्या, वो ये प्रश्न खुद बता रहा है कि भाई ये चीज़ें इसमें है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बता दी, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया, उसने क्रम जोड़ दिया। तो दोस्तों पहली लाइन ही कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो हिंदी के अंदर मैंने पहले ही कहा, इंग्लिश में सॉवरेन स्टेट होता है, हिंदी में प्रभुत्व संपन्न और सत्ता संपन्न एक ही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जहां आपको कंफ्यूजन मिलता है वहां आप हर पेपर के अंदर इंग्लिश वर्जन भी जरूर होता है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला शब्द आ जाता है, क्रम से पूछा है। अब जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं हो उसको हटा दो, इन तीनों में है, तो ये आंसर आपका अभी नहीं होगा। फिर क्या कहता है, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे समाजवादी है, यहाँ पे समाजवादी है, इस प्रकार ये सी भी बाहर हो जाता है। आगे, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष नहीं है, तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, जनवादी और लोकतांत्रिक एक ही बात है। थोड़ा हिंदी का ट्रांसलेशन एग्जाम पेपर में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन धैर्य के साथ आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे तो आप समझ जाओगे, और यदि आप इन 3 ऑप्शन को बाहर कर दोगे तो भी चौथा अपने आप मिल जाएगा। तो होता क्या है, आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो, बहुत अच्छा पेपर था, मैं सही करके आया, आप माइन्यूट से एरर कर देते हो, यहाँ इसको मिस कर देते हो और ये आंसर टिक करके आगे आपका आंसर गलत हो गया। और कई जो कंपटीशन एग्जाम्स देने वाले साथी हैं उनकी शिकायत रहती है कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन भी इजी था लेकिन क्वेश्चन गलत करके आ गया। उसका कारण ये है कि या तो आपने सिर्फ फैक्ट रटे हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, दूसरा कारण है कि आपने क्वेश्चन पढ़ते समय उतनी गंभीरता नहीं दिखाई है। तो फ्रेंड्स, ट्राई इन द एग्जामिनेशन सेंटर टू रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट ट्वाइस so that your errors should be minimized. ठीक है, ओके, वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन हियर, दिस इज इन योर स्क्रीन। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आया है सेक्युलर, उसका क्या अर्थ है? ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दोगे तो पीछे जो पूछा था धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, घूम फिर के बातें वहाँ की वहाँ ही आती हैं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल कम है, कंसेप्चुअल ज़्यादा है, यदि आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे तभी आंसर दे पाओगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। अब ऐसा लग रहा होगा कि आपको यार ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा मतलब यही चलता है, रियल एग्जाम में भी यही चलता है। वहाँ पे जब आप फाइनल सही आंसर पे पहुँच जाते हो तो आप मेरिट के अंदर होते हो, और यदि फाइनल सही पे पहुँचने के बजाय उसके जैसे दिखने वाले दूसरे क्वेश्चन पे पहुँच जाते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? ठीक है, तो सेक्युलर एक तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता शब्द आया था वही है। वहाँ पे क्या हमने देखा, 2 चीज़ें देखी। धर्मनिरपेक्षता शब्द में क्या है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, देयर इज़ नो सेल्फ रिलीजन फॉर एनी कंट्री, कि मेरा ये धर्म होगा ना, ऐसा कौन कहता है? भारत कहता है। बाकी देशों में ऐसा जरूरी नहीं है। पाकिस्तान का अपना धर्म है इस्लाम, नेपाल का अपना धर्म है हिंदू। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सब कंट्रीज़ में ऐसा हो, लेकिन यदि कोई सेकुलर कंट्री होगा तो उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सेल्फ कंट्री का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का होगा। अब नागरिकों के जब धर्म होंगे तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट इक्वल डिस्टेंस अपनाएगा। एक तरफ यदि आप यहाँ पे कंट्री रखते हो तो सारे धर्म होंगे उनसे वो इक्वल स्टेट रखेगा, बराबरी की दूरी रखेगा, उनको बराबर का तो संरक्षण देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब उस संदर्भ में आप सेकुलर का अर्थ देखो। अब आप आंसर देखो, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, बिल्कुल देता है। ये बराबरी दूरी रखता है, यहाँ से गैप मेंटेन करता है कि आप तुम लोग कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं है, तो स्वतंत्रता हम दे ही रहे। और प्रस्तावना में भी लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तो वो दे रहा है। अब स्वतंत्रता दे रहा है इसका मतलब धर्म थोप नहीं रहा है, पाकिस्तान की तरह नहीं कह रहा है कि इस्लाम हमारा धर्म है, या नेपाल की तरह नहीं कह रहा है कि हिंदू हमारा धर्म है। कंट्री उन पर थोप नहीं रहा है, उनको स्वतंत्रता दे रहा है, इसका मतलब हमारा कंट्री क्या है? सेक्युलर है। एकेश्वरवाद, जब स्टेट का कोई अपना धर्म ही नहीं है तो एकेश्वरवाद की तो बात ही नहीं आ सकती। बहुदेववाद, ये भी बात नहीं आ सकती। सभी धर्मों की अस्वीकृति, देखो दोस्तों अस्वीकृति नहीं है। जो वेस्टर्न फिलोसफी है सेक्युलरिज्म की, उसमें यही है कि स्टेट किसी धर्म में आता ही नहीं है बिल्कुल, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कहते हैं कि जो खड़ा रहेगा स्टेट धर्म से इक्वल दूरी पर। अब आप इक्वल दूरी पे खड़े किसी को तभी रह सकते हैं जब आप उसको भी मानो, अर्थात धर्मों को मानोगे तभी तो बराबरी की दूरी बनाओगे। तो सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये आंसर सही नहीं है। ऐसा होता कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तो ये आंसर सही होता। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंसेप्ट बेस्ड आंसर था, और इसका आंसर होता है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके संबंध में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट ये 1976 में जोड़ा गया, दूसरा स्टेटमेंट 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया,
तीसरा स्टेटमेंट 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। चौथा, ये मूल प्रस्तावना में पहले से था। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आई होप यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। आपने इस आंसर लिख लिया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और तीसरा कहता है कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इससे क्या पता चलता है कि या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक पहला हिंट हमें मिल गया। इसका मतलब या तो 2 आएगा या 3 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमने पिछले एक क्वेश्चन आ चुका था कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, जिसको हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। कौन लेकर के आई थी? इंदिरा जी लेकर के आई थी। मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए कि एक ये संविधान ही बन गया, एक छोटा संविधान का रूप ले लिया इसने। इसमें अमेंडमेंट इतने सारे किए गए। उसके अंदर हमने पिछली स्लाइड में देखा 3 वर्ड हमने नए जोड़े थे। कौन कौन से? हाँ, आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हो। अखंडता, ठीक है, समाजवाद, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए। क्रम से देखना चाहो तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वापस देखो, क्वेश्चन की नेचर थोड़ी सी चेंज होके फिर पूछा गया है। अब परीक्षा में क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन की नेचर चेंज होती है, धर्मनिरपेक्ष हमने खूब पढ़ा है, रटा है, क्वेश्चन भी हल किए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घूम के आता है तो हम परेशान हो उठते हैं। तो वहाँ आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपका कंसेप्ट बेस मजबूत है तो यू विल बी श्योर थ्रू इट, तब आप आराम से वो चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 सही होते ही ये दोनों गलत है। उसके बाद ये 1942वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट नहीं होता है, पीछे बचा 1 एंड ओके। एक बार देख लेते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है, ये एक सही है। ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, नहीं, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। चौथा क्या कह रहा है? ये मूल प्रस्तावना में था, नहीं, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट हटाने के बाद में आपका आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप ये आप आंसर ले चुके हो। ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट आपका जो दिमाग वर्क कर रहा है वो हर क्वेश्चन में रीवायरिंग होती है, और यही इस सेशन की ब्यूटी है कि आपको मैंने शुरुआत में बताया कि 360 डिग्री आपको घुमाया जाएगा प्रश्न के साथ में, कि कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे तो आप उसको गलत नहीं करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? देखो दोस्तों, शुरुआत किससे हुई? अभी तक एक ही पहली और दूसरी लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स के अंदर। तो देख लो आपकी प्रस्तावना कितनी इंपॉर्टेंट है। एक प्रस्तावना, छोटी सी प्रस्तावना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, यू आर गिवन 5 सेकेंड। ओके, आई होप यू गिव द आंसर। चलो देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारत गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। अब दोस्तों, जो सी आंसर देख रहे हो, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कोई डायरेक्टली लिंक यहाँ पे नहीं मिलता है। इसको आंसर देखने के लिए हमें वो पूरा स्टेटमेंट फिर याद करना पड़ेगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले क्या बात करता है? हम की। फिर किसकी बात करता है? भारत के लोगों की। हम कौन? भारत के लोग। क्या करने वाले हैं? भारत की विशेषताएं क्या क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वगैरह ये बता रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि संविधान शुरू किस चीज़ से हो रहा है? हम से हो रहा है।
हम यानी प्रभुसत्ता यानी जनता। तो इसका मतलब भारतीय गणराज्य की जो प्रभुसत्ता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। क्योंकि इसके बाद हम भारत के लोग के बाद जितनी बातें प्रस्तावना में कही गई है वो सारी की सारी अपनी एनर्जी प्राप्त करती है, सपोर्ट प्राप्त करती है, अपना बेस बनाती है, वो हम भारत के लोगों से बनाती है। यदि हम और भारत के लोग हटा दें तो आगे वाली चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ये कोई डायरेक्ट एंड फेयर नहीं है, सेकेंडरी आंसर हो सकता है। संविधान निर्माता भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, ये भी सेकेंडरी आंसर हो सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, ठीक है, ये भी सेकेंडरी आंसर हो सकता है। लेकिन मूल आंसर यही है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जो प्रभुसत्ता है, द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री है, दैट इज टेकन फ्रॉम द पीपल, कि लोगों से पावर आया है यहाँ पे कंट्री का, ठीक है। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। समाजवाद का क्या अर्थ है? देखो दोस्तों, अभी तक क्या क्या रिपीट हो गया? गणतंत्र बार बार रिपीट हो गया, उसके दो पक्ष देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर या धर्म निरपेक्ष भी बार बार आ गया, वो भी एक बार क्लियर हो गया होगा। फिर उनका क्रम भी अच्छे से हो गया है। अब एक नया चीज़ आई है कि समाजवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। सो यू आर गिवन द फर्स्ट 5 seconds, गिव योर आंसर, देन वी विल डिस्कस इट। करें डिस्कस? ओके। देखो सबसे पहले देख लेते हैं समाजवाद का क्या अर्थ है। समाजवाद देखो दो प्रकार का होता है। एक होता है साम्यवाद वाला प्रकार समाजवाद का, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवाद क्या कहता है कि जितने भी उत्पादन, कोई भी चीज़ उत्पादित होती हो कंट्री, और वितरण, उसका जो वितरण होता हो, जैसे आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, किसी भी चीज़ का, जैसे बिजली है, बिजली का आपने उत्पादन किया, फिर आप उसको आगे बेचोगे तो आपने वितरण किया। तो कोई भी चीज़ जिसका उत्पादन और वितरण होता है वो सारी की सारी स्टेट के पास रहेगी, मतलब स्टेट उसको करेगा, राज्य सरकार की कंपनियां करेगी, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, देश के अधिकारी और कर्मचारी उसको संभालेंगे। यदि सारे के सारे ऑल जितने भी प्रकार के उत्पादन और वितरण के साधन हैं वो यदि स्टेट के अधिकारी चलाए या स्टेट खुद चलाए तो वो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। दूसरी चीज़ क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है, हम इंदिरा जी ने कहा था कि हमारा अपना ब्रांड है, हमने किसी से उधार नहीं लिया है, हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने उसको ढाला है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जैसा हमारे कंट्री में है वही अर्थ आपको यहाँ पे समाजवाद का पूछा गया है। तो उसका मीनिंग क्या है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलेंगे। उदाहरण के लिए कुछ बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया तो वो सरकारी क्षेत्र में आ गए, कुछ बैंक अभी भी निजी है। तो इस प्रकार ये उदाहरण हो गया लोकतांत्रिक समाजवाद का। बैंक के उदाहरण से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब अब आंसर देखते हैं। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण। अब देखो इसमें कोई समाज का नियंत्रण की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उत्पादन और वितरण के नियंत्रण की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण, देखो बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया है। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा, स्पर्धा की तो बात बिल्कुल नहीं हो रही है। कंपटीशन समाज में हो ऐसी बात कोई कह नहीं रहा, तो डी तो चला गया। पीछे बचे 3 आंसर। ये तीनों चीज़ें कंसेप्ट बेस है। अब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप आंसर दे दोगे। अब देखो सामाजिक नियंत्रण तो आप कर रहे हो उत्पादन और वितरण पे, ये आंसर सही लग रहा है आपको, लग रहा है ना। फिर राष्ट्रीयकरण कर रहे हो जैसे बैंकों का हमने कर दिया लोकतांत्रिक समाजवाद में, तो यहाँ भी आपको लग रहा है। लेकिन दोस्तों समाजवाद का अर्थ क्या होगा? अर्थ वो होगा जो इसका एम है, जो इसका उद्देश्य है। जब आप सामाजिक नियंत्रण करोगे, जब राष्ट्रीयकरण करोगे तो इन सबसे क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा सामाजिक न्याय। तो ये जो सामाजिक न्याय होता है ये आपका समाजवाद का अर्थ यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ओके। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ठीक है, डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी ऐसे भी डाले गए हैं कि आप थोड़ा हट के भी सोचें। समवर्ती सूची है वो संविधान से ली गई, किस संविधान से ली गई है? सो यू आर गिवन 5 सेकेंड। ओके, योर टाइम इज अप। ये सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। किस देश से क्या लिया गया है देश, और जो भी विषय वस्तु हमने ली है उसकी हम आने वाले कुछ कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए था, मोनोटोनी तोड़ने के लिए था। तो आई होप जिन्होंने भी पढ़ रखा था उन्होंने अच्छे से इसको सही किया है। समवर्ती सूची
समवर्ती सूची क्या है? हुआ क्या है, केंद्र और राज्य में टकराव, एक हमारा केंद्र सेंटर है और एक राज्य है। ये किन किन मुद्दों पे कानून बनाएंगे, किन किन मुद्दों पे निर्णय लेंगे, इसके लिए 2 सूचियां बना दी, 3-4 टोटल सूचियां बन जाती है। एक ऐसी सूची बना दी टॉपिक की जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, ठीक है। एक ऐसी सूची बना दी जिस पे राज्य कानून बनाएगा, तो नाम क्या दे दिया, केंद्र वाले का केंद्र सूची और राज्य वाले का राज्य सूची। एक ऐसे भी काम होते हैं कंट्री भर पे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाए तो अच्छा रहता है, तो उसको आपने डाल दिया समवर्ती, यानी दोनों के बीच में रख दी। राज्य सरकार अपने विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद में कानून बना सकती है, केंद्र सरकार अपनी लोकसभा या राज्यसभा में कानून बना सकती है। चौथी सूची, जिसका डायरेक्टली कोई अर्थ नहीं है लेकिन इसको कहते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट यानी जिसका वर्णन न तो केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है। इन तीनों ही सूचियों में जो नहीं है वो है चौथी सूची में अवशिष्ट, और उसका भी क्षेत्राधिकार केंद्र के पास में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय था इसका। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सो यू आर गिवन 5 सेकेंड्स, स्टार्ट। आपके 5 सेकंड पूरे हुए, आपने आंसर दे दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आत्मा क्या होती है? ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और कुछ धर्मों में ये माना जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक आत्मा होती है। जब आत्मा चली जाती है तो ये जो बॉडी है उस बॉडी का कोई मीनिंग नहीं रहता, ठीक है, वो गिर जाती है। आत्मा अलग, बॉडी गिर गई, अर्थात जब तक आत्मा है तभी इस बॉडी का इम्पोर्टेंस है। तो संविधान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके बिना भारतीय संविधान अधूरा है? ठीक है, तो वो है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना इसकी आत्मा है, इसकी थीम है, इसका एम है, इसके उद्देश्य है, इसका सारांश है, इसकी कुंजी है, ठीक है। अर्नेस्ट बर्कले ने इसको कुंजी भी कहा था, ठीक। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो मैं चर्चा फैक्ट की तो बस फैक्ट ही बता सकता हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना किस चीज़ से प्रारंभ होती है? इतनी स्लाइड्स में लिखा हुआ भी आया है, हमने चर्चा भी की है। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। ओके, हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातंत्र शब्द से। इतना समझाने के बाद में, इतनी बार बार रिपीट करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने गलत किया होगा। हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना प्रारंभ होती है, और जब ये प्रस्तावना प्रारंभ होती है इसका अर्थ ये क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता को बताता है। यहाँ पे इसने क्या किया, कंसेप्ट तो खुद ही दे दिया प्रश्न के अंदर, और फिर आपको फैक्ट पूछ लिया कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट उसने खुद अपने प्रश्न में समाया है। फैक्ट आपको नीचे पूछा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ठीक है, ये आपको फैक्ट और कंसेप्ट दोनों का मिला जुला प्रश्न है। आपको टाइम मिलता है, आंसर दीजिए, कोशिश करें सही आंसर दें आप इसका। ओके, जिन्होंने सही आंसर दिया उनको बधाई हो, जो नहीं दे पाए उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें नहीं आती है वही तो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर जो हमने लिया है फ्रेटर्निटी, ठीक है, बंधुत्व, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता, ये शब्द हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं जो 1789 में हुई थी। ये हमारी प्रस्तावना के शब्द जो है वो यहाँ से आए हैं। अमेरिकी क्रांति से हमने प्रस्तावना का कंसेप्ट लिया है। अमेरिका के संविधान के अंदर प्रस्तावना है। यहाँ देखो दोस्तों, ये नहीं पूछा क्या लिया गया, ये पूछा किसका प्रभाव झलकता है, तो इसका प्रभाव अमेरिका का भी झलकता है, फ्रांसीसी क्रांति का भी झलकता है। आगे बोल्शेविक क्रांति 1917, ठीक है। अब बोल्शेविक क्रांति के अंदर क्या था? न्याय की बात की गई थी, समता की बात की गई थी, ठीक है। जो हम कहते हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ देंगे, उनको समता देंगे, न्याय देंगे और प्रतिष्ठा देंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, तत्कालीन यूएसएसआर या सोवियत यूनियन में हुई थी, उससे ये शब्द लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सी भी आंसर हो सकता है। चीन की क्रांति से हमने कोई
उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, चीन की क्रांति का, क्योंकि चीन में क्या है, साम्यवाद है, और साम्यवाद तो हमने अपनाया ही नहीं है। इंदिरा जी के शब्दों में कहें तो समाजवाद का अपनाया, और समाजवाद का हमारा ब्रांड है, वो किसी दूसरे देश से प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरा आप ये भी देख लें कि डायरेक्टली किससे लिंक होता है, तो अमेरिकी क्रांति से लिंक हो ही रहा है, फ्रांसीसी क्रांति से हो रहा है, बोल्शेविक क्रांति से हो रहा है, चीन की क्रांति से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है भारत, ये भेज दिया। अब देखो परीक्षा में हर बार जरूरी नहीं है, कभी कंसेप्ट पूछ के फैक्ट के बारे में पूछ लिया, कभी फैक्ट पूछ के कंसेप्ट पूछ लिया, अब खालिस्तान भी छोड़ दिया। तो आपको परीक्षा में इरिटेट नहीं होना है, आपको धैर्यपूर्वक प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना है। तो देखिए, ओके, जो हमने डिस्कस किया है हम भारत के लोग, वो जो कहानी है वहीं से आपको मिल जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। अब देखो यहाँ सारे वर्ड्स आए हैं, ऑल वर्ड्स आर देयर। तो इसका मतलब वो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, आपको क्रम पूछना चाह रहा है। तो क्रम के लिए आपको वो लाइन होनी चाहिए, और अब तक तो रटी, सबको रट गई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और जिनको नहीं है वो 5-5 बार और पढ़ लें आफ्टर द सेशन, यू विल टोटली इसको रट लोगे। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सब में है, तो ये इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दूसरा शब्द है वो समाजवादी है। ठीक है, तो ये सारे के आंसर थे वो बाहर हो गए। उसके बाद हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोट की हो तो एक शब्द दिया है मूल। ठीक है, मूल यानी जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 के अंदर, उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो मूल में नहीं थे, तो उनको भी आप अलग कर लोगे। 3 शब्द कौन कौन से थे? धर्मनिरपेक्ष हमने बाद में जोड़ा है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हमने बाद में जोड़ा है, तो इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष अपने आप बाहर हो गया, तो ये आंसर भी वहाँ से आपका बाहर हो गया। ओके, और सॉरी, ये आंसर भी बाहर हो गया, कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया था, इसके लिए सॉरी। आपका आंसर ए होगा, क्योंकि ये जो मूल है सबसे भूल होती है, और प्रश्न पढ़ने में मैंने ध्यान नहीं दिया। सो आप इसको करेक्ट कर लें। मूल संविधान के अंदर न तो समाजवादी था न धर्मनिरपेक्ष था, ये थे नहीं, बाकी सब थे, तो आपका सही आंसर ए होगा। ध्यान रखें, मैंने इसको क्रम रूप में देखा, लेकिन जैसे ही प्रश्न पे वापस गया तो मुझे ये मूल के रूप में मिल गया। तो समय पे ठीक हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार आप भी सीख सकते हो कि प्रश्न को मूल के रूप में लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्श कह दो, सपने कह दो, आइडियल कह दो, आदर्श क्या होता है हमेशा दोस्तों? सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, पहले आप आंसर दे दीजिए, 5 सेकंड बाद बात करते हैं। हो गया? हाँ, इतना जल्दी जल्दी होता है। हाँ, तो देखो दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आदर्श का अर्थ होता है सपने, जो यथार्थ से कोसों दूर होते हैं लेकिन हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप में से किसी का सपना है कि आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, ठीक है, आज की स्थिति क्या है? एग्ज़ाम की आपको सिलेबस तैयार करना है, सिलेबस के बाद में आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद में आप मेरिट में आओगे, मेरिट में आने के बाद में आपको जॉइनिंग मिलेगी, तब जाकर के जो भी आपका सपना है वो पूरा होगा। तो वर्तमान में वो क्या आइडियल है, इतने स्टेप पूरे करने से पहले आपको नहीं मिल रहा है। तो अभी जब ये सिलेबस एग्ज़ाम मेरिट ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब तक जो आपका सपना है या आदर्श है वो आदर्श है, ये यथार्थ से अभी कोसों दूर है। यदि आप मेहनत कर लोगे इन सारे फैक्ट्स पे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो वैसे ही भारत के संविधान के अंदर कुछ बातें ऐसी कही गई है जो आज के दिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे स्टेप पूरे करते हुए आगे बढ़ोगे, वैसे एज अ कंट्री भी हम विभिन्न प्रकार के स्टेप्स पूरे करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इन सब की बात कहाँ की गई है? उन सब की बात की गई है प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना क्या कह रहा है? हम व्यक्तियों को क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे।
एज ए लोकतांत्रिक कंट्री हम अभी डेवलप हो रहे हैं, सब जगह हमारा, सब लोगों को सारी चीज़ें हम एज ए कंट्री सुविधाएं, फैसिलिटीज़, व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या है, आदर्श है। मेहनत करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तो आदर्श है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र में भी विभिन्न सारे मुद्दे आ रहे हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे हमें प्राप्त हो गई है, देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के जो आदर्श है उसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के दौरान प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? ध्यान रखना, ये जितने मैं गोले करता हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसे गोले करने की आदत डालें, तो नहीं करता हूँ, करता हूँ, ये शब्द आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, सो यू आर गिवन 5 सेकेंड्स हियर, प्लीज आंसर। ओके, तो बहुत ही क्लियर है। 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में हुआ। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़े गए, और गुट निरपेक्ष शब्द कहीं संविधान में आता भी नहीं है। वस्तुतः जो गुट निरपेक्ष है वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का जो संसार था उसके अंदर दो शक्तियां थी। एक का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका पूंजीवादी शक्ति के रूप में, एक का नेतृत्व कर रहा था तत्कालीन यूएसएसआर साम्यवादी कंट्री के रूप में। और विभिन्न जो देश थे वर्ल्ड के फैले हुए, वो कुछ देश इनके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे और कुछ इधर इकट्ठे हो रहे थे। तो वर्ल्ड है वो किस में आ गया? द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया था। द्विध्रुव, दो ध्रुवों में बदल गया था। ठीक है, फिर भारत जैसे कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा इनकी आपसी लड़ाई है, हमें इनका किसी का पक्ष नहीं लेना है, तो हम इन दोनों से स्वतंत्र रहे। जब दोनों से आप स्वतंत्र रहे, तटस्थ रहे, तो उसको नाम दिया गया गुट निरपेक्ष। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे, इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, इंडोनेशिया थे, जो विकासशील देश थे, उन सब ने मिलकर के गुट निरपेक्ष बनाया था। अर्थात ना तो आप पूंजीवादी अमेरिका की तरफ जा रहे थे, ना यूएसएसआर के साम्यवाद की तरफ जा रहे थे। इस प्रकार शीत युद्ध के दौरान आप दोनों से ही अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बना पाए। ठीक है, तो ये तो एक परिचय था, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, डिस्कशन में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान देने, अब नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सही कौन सा है। ठीक है, तो पढ़ के आंसर दे दीजिए। ओके, देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। बिल्कुल अंग नहीं थे, पिछली स्लाइड में देख लिया। 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको लग रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जितना रिवीजन ज़्यादा होगा उतना ही एग्जाम के लिए पक्का होगा। ठीक है, एक बार कोई बात नहीं, रिपीट होने दो, ताकि बार बार आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है। उक्त शब्द 85 कोई मतलब नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अरे भाई है, ठीक, तो ये आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। वी आर मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? हमारा लोकतंत्र है वो कैसा है? ठीक है, चलो गिव योर आंसर। ओके, टाइम अप। सबसे पहले देखो, आप जब तक इसको डेफिनेशन को नहीं समझोगे कि लोकतंत्र होता क्या है, तब तक आप उसका सही आंसर नहीं दे पाओगे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो चलो, लोकतंत्र, लोकतंत्र की वही परिभाषा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या? बाई द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, बाई, फॉर, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लोकतंत्र के अंदर आती है। अब लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ये सारे के सारे लोकतंत्र के प्रकार है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र हो सकता है, लोकतांत्रिक राजतंत्र हो सकता है, लोकतांत्रिक गणतंत्र हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पे है? ब्रिटेन के अंदर आपको मिलेगा। वहाँ पे क्या है? संविधान बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ, जो एक्ट बनते हैं उसको वो संविधान बना देते हैं। फिर वहाँ पे क्या है? महारानी है जो उसकी हेड ऑफ स्टेट है। तो इस प्रकार वहाँ पे राजतंत्र भी है, लेकिन राजतंत्र कैसा है? संवैधानिक है। लेकिन इंडिया, यहाँ पे बात किसे कर रहे हैं? हम भारत की कर रहे हैं, तो ये आंसर हमारा फिट नहीं बैठता। वंशानुगत लोकतंत्र, अब देखो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि लोकतंत्र में लोग चुनेंगे।
लेकिन यदि कोई वंशानुगत लोगों को चुने तो फिर काहे का लोकतंत्र, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र में क्या हो रहा है कि लोग चुन रहे हैं, ठीक है, और चुनने के बाद में भी वहाँ पे ऊपर जो लोग हैं वो, अपन ब्रिटेन का उदाहरण दे करके उसको संवैधानिक राजतंत्र भी कह सकते हैं। यदि वहाँ कोई संविधान बना हुआ है तो वो संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा, और संविधान के बिना लोकतंत्र चल रहा है तो लोकतांत्रिक राजतंत्र भी हो सकता है। अब आता है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक वही परिभाषा, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, तो इंडिया फिट बैठता है इसमें। और गणतंत्र की चर्चा हम आराम से बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं, अब आप नहीं बोलोगे, ठीक है। एक तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हेड होता है, उसको गणतंत्र कहते हैं, इंडिया में राष्ट्रपति होता है और एक टाइम फिक्स में होता है। देखो अब कितनी चीज़ें सरल हो गई है, इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ लो कि फिर दोबारा कभी गलत नहीं हो। और आप विभिन्न सेशन में आते रहिए, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते रहिए, पूरी पॉलिटी के जो विभिन्न कंसेप्ट है मैं ऐसे ही आपको एकदम दिमाग के अंदर फिट बैठा दूंगा। एक बार आपका यहाँ दिया गया समय आपका बार बार लगने वाले समय को बचाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा गया है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को हमने किस रूप में स्वीकारा है? आंसर दीजिए, आप अपनी कॉपी में टिक करिए, क्या आंसर होता है आपका। अब देखो, आपने ध्यान दिया हो तो पिछला क्वेश्चन था कि लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र था, ऐसे क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं उसके मिलता जुलता प्रश्न है, बहुत ही। आप देख लीजिए, राजनीतिक राजतंत्र तो इंडिया में है नहीं, ठीक है। सामाजिक राजतंत्र है नहीं, पीछे क्या बचा? आर्थिक लोकतंत्र। तो हम इंडिया में आर्थिक लोकतंत्र ला रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना में कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, न्याय दे रहे हैं, और न्याय बिना लोकतंत्र के आने वाला है नहीं। अब आपने यदि माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं किया यहाँ राजतंत्र शब्द को, आपने इनको भी यदि लोकतंत्र पढ़ा है तो फिर आप उपयुक्त सभी करोगे, जो कि आंसर गलत होगा, क्योंकि राजतंत्र यहाँ पे नहीं होगा। हुआ कुछ लोगों के गलत हुआ, और यही होता है एग्जाम में भी, ऐसे ही गलत होता है जिस पे आपकी पैनी नज़र जरूरी है, ठीक है। यदि ये राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र होता तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी होता, लेकिन इसने सब दो जगह राजतंत्र पूछ लिया। ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, आपकी परीक्षा के अंदर कितनी पकड़ है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है चीज़ों को समझने की, उसमें आप पकड़ पाते हो। कई लोगों ने डी आंसर किए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आप आंसर दीजिए। ओके, सो किसमें है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कौन? भारत की जनता। वही जनता संविधान बनाती है, उसकी प्रस्तावना बनाती है, इसलिए जो सर्वोच्च सत्ता है वो न तो किसी राष्ट्रपति में है, न संसद में है, जनता के अंदर है। जनता चुनाव करके राष्ट्रपति भेज के उसको सत्ता देती है, संसद का निर्माण सदस्यों को चुन करके उनको भी वह सत्ता देती है, ठीक है, और जनता से ही मतदाता बनते हैं। लेकिन हम भारत के लोगों की बात प्रस्तावना कर रही है, इसका मतलब जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया, किसमें किया गया है? देखो भाई, 5 सेकंड। ओके, वापस आ जाते हैं। देखो, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या करते हैं, हम न्याय देते हैं, वहाँ पे हम क्या देते हैं, समता देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम क्या देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो अर्थात इन सारे बातों को प्रस्तावना अपने अंदर प्रावधान रखती है, ठीक है। और इन्हीं का जो आगे जाकर के मूल अधिकार में भी आपको चीज़ें मिलती है, नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलती है, मूल कर्तव्य में भी मिलती है। इसी का ही ये जो आदर्श थे, ये जो आइडियल थे, ये जो सपने थे, उन्हीं का विस्तार आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर अभी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है।
अब देखो, जो पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया है, मैं हिंट दे रहा हूँ, वहीं से ये प्रश्न बना है। आप आंसर दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ओके, देखो, प्रस्तावना में हमने आदर्श रखे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की थी हमने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इनकी स्वतंत्रता की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें तो हमने आइडियल बनाए थे। अब उनकी व्याख्या कहाँ की हमने? ठीक है, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों ए और बी है, ये सी के अंदर समाये हुए हैं। तो वही कंसेप्ट लागू होता है कि यदि कोई किसी प्रश्न में एक से ज़्यादा आपको सही लगे, तो जो सबसे सही हो उसको करना है। तो इन दोनों में से ये सबसे सही है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। व्याख्या कैसे की गई? हमने कहा कि हम भारत के लोगों को क्या देंगे? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता देंगे। अब कहाँ दी? धर्म की स्वतंत्रता हमने 25 से 28 में दी कि जो तुम्हें मानना हो उस धर्म को मानो। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हम उसको न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। इसकी बात हम नीति निर्देशक तत्वों में करते हैं। जैसे हम 39 में कहते हैं कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और उनको बराबर वेतन मिले। तो ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है। तो ये एक आइडियलिज्म कहाँ था? प्रस्तावना में। उसका आगे वर्णन हम कहाँ कर रहे हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। फिर मूल कर्तव्यों में हम आइडियल को कैसे रख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं? व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और गरिमा की बात कर रहे हैं प्रस्तावना में। अब वहाँ पे कहा गया है मूल कर्तव्यों के अंदर 51 क के अंदर आप क्या कहते हो कि हम स्त्रियों की गरिमा के विरुद्ध आने वाली परंपराओं को छोड़ेंगे, या हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि विभिन्न लोगों के बीच में भाईचारा और सौहार्द बना रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या है? जो हम बंधुत्व और एकता की बात प्रस्तावना में करते हैं, उसकी व्याख्या हम आगे चल करके मूल कर्तव्य में भी देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी, उसकी आगे व्याख्या मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। ऑल क्लियर? ओके। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ठीक है, चलो आंसर दीजिए, फिर डिटेल में देखते हैं। ओके, देखो, प्रस्तावना जिसको हम, ये जब सेशन एंड होगा तो लास्ट में फिर देखेंगे, तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे अभिव्यक्ति देंगे नागरिकों को। किस चीज़ की अभिव्यक्ति देंगे? हम अभिव्यक्ति देंगे विचार की। ठीक है, विचार के बाद में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ का विचार करता है, फिर उसको आप अभिव्यक्त करते हो। ठीक है, उसके बाद में आप उस पर विश्वास करते हो। विश्वास करने के बाद वो आपका धर्म बन जाता है, और धर्म बन जाता है तो आप उसकी उपासना करते हो। तो ये एक शब्द आए, आगे डिटेल में मैं चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही कि ये प्रस्तावना में इसको पूर्णतः शामिल किया गया है। आगे जाकर के मौलिक अधिकारों में हमने 19 के अंदर इसकी क्या कर ली है? व्याख्या कर ली है। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है? आपका समय शुरू होता है, बताइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का वर्णन, लागू करने की तिथि, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो देखो दोस्तों, कहाँ से संविधान लिया गया है, इस स्रोत का कोई भी वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। ध्येय क्या होंगे? सामाजिक, आर्थिक हम न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, ये सारे ध्येय इसमें वर्णन थे। लागू करने की तिथि, ठीक है, वहाँ पे फिर संविधान को अंगीकृत करने की बात, सॉरी, यहाँ पे अंगीकृत करने की बात हम वहाँ पे करेंगे, अधिनियमित करने की बात हम करेंगे, आत्मार्पित करने की बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं भी सुधार कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। संविधान का स्रोत कौन है? जनता है, हम भारत के लोग। तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी संविधान में स्पष्ट है, ध्येयों का वर्णन भी है, और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये भी है, लेकिन लागू करने की तिथि नहीं है। ठीक है, 26 नवंबर
जो तिथि दी गई है 1949, उसमें हम ये सारी 3 चीज़ें करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। लेकिन लागू हम 1950 में करते हैं, 26 जनवरी 1950 में, और वो डेट इसमें नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ठीक है। ये थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी आदमी थोड़ा सा ट्विस्ट में चला जाता है, बट कोई बात नहीं, चीज़ों को हम सुधारते हुए साथ साथ में ही चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को, एम्स को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? कौन से उद्देश्य है जिनको उद्घोषित नहीं कर सकता है? जब आप संविधान के उद्देश्य कहाँ मिलेंगे? उद्देशिका में मिलेंगे। उद्देशिका यानी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में जो चीज़ें नहीं है उसको हटा लो। तो प्रस्तावना में कौन सी चीज़ें हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बिल्कुल हम देते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बहुत बात करते हैं। लेकिन संविधान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये उद्देश्य है, ऐसा डायरेक्टली कहीं लिख नहीं है। हालांकि हमने वहाँ पे प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों में डाला है। ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य का संबंध किससे है? उद्देशिका से है। उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल में इसका वर्णन नहीं है, बाकी इन तीनों चीज़ों का वर्णन है। हालांकि देखने पे चौथा भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपको 3 सर्वश्रेष्ठ मिल गए जो गलत नहीं हो सकते, तो चौथे को गलत करना पड़ेगा। यही एग्जाम में भी आपको अप्लाई करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश का कौन सा नाम वहां पे रखा गया है? चलो कोशिश करिए आप। ओके, टाइम अप। भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया और भारतवर्ष। दोस्तों बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा साधा। हिंदी में हमने लिखा है हम भारत के लोग, और इंग्लिश में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, भारत के लोग। ठीक है। और वहाँ पे हमने क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जगह, एक जगह हमने भारत लिखा, एक जगह इंडिया लिखा। आगे हम लिखते हैं इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक तो भारत लिखा हुआ वहाँ पे है और एक इंडिया वहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है। ये आपको प्रस्तावना से ही मिल जाएगा, दूसरी जगह भी मिल जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 1 में भी आपको मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो आपका प्रस्तावना से ही ये आंसर सही हो जाता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसने इसको अप्रूव किया है? ठीक है, चलो आंसर दीजिए। ओके, तो दोस्तों देखो, संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान बनाया था। ओके, संसद ने क्या किया था? इन्होंने भी बनाया था उसके अंदर बैठ के। प्रथम निर्वाचित सरकार का कोई डायरेक्टली लिंक नहीं था। फिर संविधान को अप्रूव किसने किया? अप्रूव वही कर सकता है जिसके पास अप्रूव करने का पावर हो, और पावर या स्रोत कहें संविधान का, तो वो किसके पास में है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास में है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाता है। ठीक है। ओके, चलो, संप्रभुता किस में निहित है? सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री किसके अंदर इनबिल्ट है? आपका टाइम शुरू होता है। ओके, टाइम अप। देखो, संसद के अंदर, संसद किससे पावर लेता है? संसद को पावर देती है जनता, प्रतिनिधि चुन करके। राष्ट्रपति को कौन पावर देता है? जनता चुनती है प्रतिनिधियों को। ठीक है। और प्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रपति को। कौन चुनते हैं वो हम आगे लेसन रखेंगे, उसमें अच्छे से चुनेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री, इसको भी जनता और प्रतिनिधि हो गया। फिर लास्ट में जनता है, उसको कोई नहीं चुन रहा है, जनता इन सबको पावर दे रही है। इसका मतलब भारत की जो संप्रभुता है या सॉवरेनिटी है वो किस में स्थित है? जनता में। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट नहीं है, इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर होगा तभी इस आंसर को सही कर पाओगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। ओके, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? ठीक, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, फिर भी आप देख लीजिए, आंसर दीजिए। ओके, टाइम अप। देखो, 15 अगस्त 1949 का तो कोई डेट आई नहीं है, 2 अक्टूबर 1949 को भी कोई डेट नहीं आई है, 15 नवंबर 1949 को भी कोई डेट नहीं आई है। तो हम देख सकते हैं जब 3 डेट ही हटा लोगे तो आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे सामने आ जाएगा।
ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती हम मनाते हैं, और वो इसका कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसका भी कोई लिंक नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ जो पूछा गया था संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना की लास्ट लाइन यही कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण ये जो संविधान है इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। इनके भी अर्थ क्या है आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, ठीक है, तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये आपको पता है। ठीक, 11 फरवरी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और इनमें से कोई रोल नहीं है। तो वस्तुतः यह 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार होके सामने था। उस समय हमने उसको अंगीकृत कर दिया, अधिनियमित कर दिया, आत्म अर्पित कर दिया, लेकिन लागू हम 26 जनवरी 1950 में किया। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, वही क्वेश्चन है वापस। ठीक है, 26 जनवरी 1949। आपको क्विज लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मकसद यही है कि आपका जो कन्फ्यूजन होता है, एक होता है लागू, कन्फ्यूजन किस चीज़ में होगा कि संविधान लागू कब हुआ, और 3 शब्द अधिनियमित कब हुआ, अधिनियमित, ठीक है, अंगीकृत कब हुआ, और आत्म अर्पित कब हुआ। तो कोशिश ये थी कि ये जो एक धारा ये और एक ये दोनों अलग अलग आपके दिमाग में बैठे, आपस में कई लोगों के ये मिक्सअप हो जाती है। आप सोचते हो कि लागू और ये तीनों एक ही है। अधिनियमित कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, और आत्मर्पित कब हुआ, इसको तो प्रस्तावना में लिखा हुआ पड़ा है 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिस समय हम है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। अधिकतर लोगों को आता है, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए प्रश्न आपके था यहाँ पे। ठीक है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक और गणराज्य बना। देखो, ये फैक्ट और कंसेप्ट का मिक्स क्वेश्चन है। अब जिसको फैक्ट पता हो कि डेट कब बना, और फिर उसका कंसेप्ट क्या है कि प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक और गणराज्य होता क्या है, जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होगी तब आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे, लेकिन जो हम प्रस्तावना में बात करते हैं, प्रस्तावना तो बाद में आती है। 26 नवंबर 1949 तक तो अपन कंप्लीट कर रहे होते हैं उसको, संविधान को ही। तो इसलिए ये 1947 हो नहीं सकता, 1935 हो नहीं सकता। अब बचा 1951 और 50 में। तो जिस दिन आपने लागू कर दिया, संविधान को लागू कर दिया, संविधान को लागू करते ही संविधान के प्रावधान आप पे लागू हो गए, और जब प्रावधान लागू हो गए तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न भी बन गया, प्रजातांत्रिक भी बन गया और गणराज्य भी बन गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, फैक्ट और कंसेप्ट का मिक्स था, और ये आपका सही हो जाता है। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें कुछ लगता नहीं है। जिसका फैक्ट पता है वो इसका आंसर दे सकता है। तो बताइए, आंसर दे दीजिए पहले तो अपनी कॉपी में। ओके, इतना ही टाइम चाहिए था, इसमें कोई ज़्यादा टाइम रॉकेट साइंस है नहीं। हम उद्देशिका में एक बार ही संशोधन किया है हमने। कब किया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर, जिसके अंतर्गत हमने 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से जोड़े, आप बोल के बताओ, मैं लिखता हूँ। हाँ, पहला समाजवादी, ठीक, बिल्कुल सही बोला। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, हाँ सही है, पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं उनको। ओके, तीसरा अखंडता, बिल्कुल सही। तो ये जो फैक्ट था, इसको ही इन्होंने इस क्वेश्चन के रूप में थोड़ा घुमा के आपको पूछा है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो आपका आंसर होगा एक बार। कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन में। सन पूछे तो 1976 में। क्या जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। अब द क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो। चलो पहले तो आंसर लिख लो। ओके, बहुत सिंपल आंसर है, पिछली बार हम डिस्कस किया है वही पूछ रहे हैं। ओके, अब ट्विस्ट क्या डाला एग्जाम में, प्रथम संशोधन कब किया गया। अब आपको घुमाया जा रहा है जैसे सेकंड भी संशोधन हुआ होगा, थर्ड भी हुआ होगा, लेकिन
संशोधन है वो संविधान में हुआ है, बहुत सारे प्रस्तावना में एक ही बार हुआ है, तो उसको प्रथम कहो अंतिम कहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ डाला गया है। और एक ही बार हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया, 1976, 42वां और 3 सब जोड़े गए। ठीक, ओके, अब बहुत सिंपल हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद में। चलो आंसर दीजिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आंसर दो फटाफट। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? समाजवाद। एक ही इसमें से आपको मिल रहा है। अब देखो, आपको लग रहा होगा क्या यार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन परीक्षा में जाओगे ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आएगा और गलत करके आओगे ना, तो ये पढ़ाई बेकार जाने वाली है। लेकिन इतना करने के बाद, बार बार अलग अलग एंगल से क्वेश्चन देखने के बाद में, ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी और आप वहाँ सही करके आओगे और मार्क्स लेके आओगे। इसीलिए क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से आपके सामने रिपीट करवाया जा रहा है। ठीक है, 3 शब्द थे, वही के वही। समाजवाद, समाजवाद आप वहाँ पे है। ठीक है, और धर्म या पंथ निरपेक्षता की आप बात करते हो और अखंडता की बात करते हो। ठीक है, सदम, सद अ, या संप अ भी बोल सकते हो, पंथ निरपेक्ष बोलो तो। इसका क्रम ये भी रहेगा, सांप अ नहीं है, संप अ है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी आप आंसर दो, अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो। ठीक, 26 जनवरी 1950 सही आंसर किया है आपने। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जल्दी से आंसर दे दो, रिपीट हुआ है, आपका रिवीजन हो रहा है क्लास के साथ में। ओके, टाइम अप एंड योर आंसर इज 42। ठीक है, 44 वगैरह ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, वो क्या कहलाता है? कि सारे के सारे ऐसे व्यक्ति जो वयस्क होंगे वो मतदान देंगे। अब देखो, थोड़ा ट्विस्ट आ गया है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा है? कंसेप्ट की। यहाँ फैक्ट की जरूरत नहीं है, तो लगाओ अपना कंसेप्ट और गिव मी आंसर। क्यों, मज़ा आ रहा है पार्टिसिपेट करने में? एग्जाम में भी ऐसे ही खेल के आओगे तो जीत के आओगे आप लोग। ओके, टाइम अप। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। ये चीज़ आपको कौन कहता है? ये चीज़ आपको कहता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या कहता है? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। जब आप इन 3 चीज़ को देखोगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको। ये सिस्टम जो तंत्र है वो तभी बनेगा जब वयस्क व्यक्ति मतदान देंगे। पंथ निरपेक्षता का मतदान से कोई डायरेक्टली लिंक है नहीं। समाजवाद हम देख चुके थे कि जो वितरण और उत्पादन के साधनों से संबंधित है, तो इसका भी कोई मतदान से डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, गणतंत्र क्या है? गणतंत्र लोगों द्वारा कौन चुना जाता है? हेड चुना जाता है, लेकिन वो तभी चुना जाएगा जब प्रजातांत्रिक सिस्टम होगा, तो उसमें ही गणतंत्र अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार तो है, लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे क्या है? राजशाही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतदान का अधिकार है वो प्रजातंत्र देता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस अधिनियम में किए गए थे? अगेन फिर रिपीट हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, जो आपको आता है वही रिपीट होता है और फिर आपको गलत नहीं करना होता है। आंसर कर लीजिए और हम टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चर्चा की जरूरत नहीं है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और कौन सही है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत्वा उद्देशिका बना, प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और संशोधन नहीं किए जा सकते, और विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। अपना आंसर दीजिए फटाफट। कई लोगों को लगता था कि अब बस प्रस्तावना खत्म हो जानी चाहिए, अब सेशन का क्या मतलब है। अब आप इस प्रश्न को पढ़ के समझ लेंगे, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। ओके, टाइम अप, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। नेहरू ने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव दिए थे, बिल्कुल सही बात है, वो उद्देशिका बना था। ठीक है, जो 13 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, तो उस जो बैठक सुचारू रूप से शुरू हुई थी, पहली 9 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद 13 दिसंबर को हुई थी। तो वहाँ पे नेहरू जी लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव कि हम किस किस उद्देश्य को लेकर के ये संविधान बनाने वाले हैं। तो उस उद्देश्य
प्रस्ताव को जब लेकर के आए तो उससे ही उद्देशिका बनी। तो पहला आंसर इसमें आपका सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। जिसमें पहला है वो ये सही नहीं हो सकता, बाकी वाले सही हो सकते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं होने का मतलब इसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। बिल्कुल प्रस्तावना को लागू करने के लिए कि साथ देखो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, प्रस्तावना में लिखा है आप दो, कोर्ट नहीं, ये न्याय योग्य नहीं है। कोर्ट बोलेगा न्याय योग्य, हम इस पर कोई न्याय नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई संशोधन तो आपने किया है ना, तभी तो उसमें चीज़ें जोड़ी है। तो आपका 3। ठीक है। कौन कौन सही है? तो 3 सही नहीं है। पीछे क्या बचा? 1, 2 और 4। संविधान के विशिष्ट प्रावधान को रद्द नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। ये कब का है? 1973 में। क्या हुआ था? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती जो आप मामला था वर्सेज केरल सरकार का, उसमें कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन तो कर सकते हो लेकिन विशिष्ट प्रावधान जो मूल ढांचा है, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय है, समता है, पंथ निरपेक्षता है, इनको आप हटा नहीं सकते, मूल भावना को नहीं हटा सकते, रद्द नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाता है। ओके। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? देखो वही क्वेश्चन है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, उसको थोड़ा ट्विस्ट देके घुमाया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य, कौन से इनमें से सम्मिलित नहीं थे? आंसर दीजिए। बहुत सरल है। ओके गुड। सम्मिलित नहीं थे इसका मतलब बाद में जोड़े, और बाद में एक ही बार जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और हमने 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका मतलब गणराज्य ऑलरेडी था वहाँ पे। तो ये क्या पूछा है? शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो 1, 2 एंड 3 सम्मिलित नहीं थे। दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो क्या क्या वायदा करती है पहले वो देख लेते हैं। सामाजिक न्याय की बात करती है, बिल्कुल। राजनीतिक न्याय, बिल्कुल। विचार की स्वतंत्रता, बिल्कुल। पूजा की समानता, अब यहाँ ट्विस्ट है, देखो हम क्या दे रहे हैं? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की क्या दे रहे हैं? वहाँ पे हम स्वतंत्रता दे रहे हैं। उपासना की, उपासना या पूजा एक ही बात है, लेकिन उसकी हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, समानता नहीं दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। समानता नहीं हो सकती, हर एक का अपना अलग धर्म है, तो उसका धर्म के प्रति समानता नहीं होगी, उसको फ्रीडम होगी कि जा तुम्हारा जैसा धर्म है वैसे तुम वहाँ पे काम कर। तो ये डी आपका आंसर होगा। ओके। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पूरा का पूरी क्या आ गई आपकी प्रस्तावना खुद ही आ गई, और ये आईएएस का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा गया था। फिर एक इस संविधान सभा में आज इतने इतने को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 4 सेकंड देता हूँ, टिक कर लीजिए। ओके, करेक्ट आंसर आपने सबने सही किया है, 26 नवंबर 1949 को। ओके। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? स्रोत वही होता है जो दूसरों को स्रोत देता है। ठीक है। तो स्रोत है भारत के लोग। भारत के लोग ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। भारत के लोग जो चुनते हैं विधायिका को, वो विधायिका कानून बनाती है न्यायपालिका के बारे में। ठीक है। सरकार बनाती है। तो ले दे के प्राधिकारी स्रोत है जहाँ से संविधान आता है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा घुमा के पूछा है, तो आप लोग कई लोग कोर्ट के पास जाके कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, भारत के लोग ही प्राधिकृत स्रोत है, इसका प्राधिकृत स्रोत है। व्याख्याकार पूछे कि प्राधिकृत व्याख्याकार कौन है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, मूव। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? वही पहली लाइन जहां से हमने ये सेशन शुरू किया था। फटाक से आंसर दे दीजिए, अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो। अब इसमें देखो सारे आंसर आपको मिल रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? क्रम पूछ रहा है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सारों का एक क्रम मिल गया, ये आंसर सही है। बाकी ने ये आंसर किया है तो गलत है, क्योंकि इनमें क्रम आपका नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें ये ढूंढना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है, उसके पूछने वाले की भावना क्या है। ठीक है। ओके, मूव। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? गिव योर आंसर। हाँ, बहुत इजी है, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं और प्रस्तावना में ही हम धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं। ठीक है, मूव।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है, हम चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था उसके बारे में थे, आप लोग पढ़ लीजिए, आंसर दे सकते हो, आपकी मर्जी हो तो, ठीक। हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ निकलता है, ये 3 क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। इसका अर्थ ये निकलता है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस पेशेंस और धैर्य के साथ में, कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, उनके कंसेप्ट चेंज थे, कुछ फैक्ट रिपीट थे, अब आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरा उद्देश्य था फैक्ट और कंसेप्ट के साथ आपको चीज़ें क्लियर करवाना। अब आपका प्रस्तावना का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अभी आप जाइएगा मत, अभी हम आगे समराइज़ करेंगे, प्रस्तावना को खुद को देखेंगे कि वो कैसी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही सेशन ख़त्म होता है तो आप चाहते हो तो अपना जो रिज़ल्ट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। टोटल जितने क्वेश्चन थे अराउंड 60 के आसपास क्वेश्चन थे, तो 60 में से आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ तक कर पाए हो, और दूसरे साथी कौन अच्छा कर रहे हैं और कौन बुरा कर रहे हैं। तो उससे भी आपको एक प्रेरणा मिलेगी कुछ लोगों से, और कुछ लोगों को देख के आप हतोत्साहित नहीं होंगे। और मैं भी आगे आने वाली क्लास में आपके स्टैंडर्ड को देख करके ही मटेरियल लेकर के आऊँगा, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना रिजल्ट ज़रूर डालें। अब आइए इसको समअप कर लेते हैं। समअप करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो DERAVER इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, 10% आपको लेस मिलेगा। और इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो मैं भी लंबे तौर पे आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। ये क्लास तो वैसे भी फ्री है, और ऐसी कई क्लासें आपको फ्री ही मिलने वाली है। साथ में अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे जो भी नया कोर्स आएगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। तो साथियों, डू यू लाइक इट? ऐसा है क्या? तो फिर टेल योर फ्रेंड्स, ओके। अब संविधान की प्रस्तावना जिसकी अभी तक हमने चर्चा की थी उसको लास्ट 2-4 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। वही है उद्देशिका, भारत का संविधान, हम कौन? भारत के लोग। अब भारत के लोग क्या करने वाले हैं? भारत की विशेषता बताने वाले। भारत कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पे पहली चीज़ क्या होगी कि ये बात कर रहा है हम की। थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ग्रीन ले ले। पहली चीज़ क्या हो गई? हम कौन? भारत के लोग। अब भारत के लोग यहाँ पे क्या किसके बारे में घोषणा करने वाले हैं? वो घोषणा कर रहे हैं एक तो भारत के बारे में, भारत कैसा होगा, दूसरा लोगों के बारे में, लोग कैसे होंगे। भारत कैसा होगा? प्रभुत्व संपन्न होगा। प्रभुत्व संपन्न से क्या अभिप्राय है कि वह अपने निर्णय खुद लेगा, किसी देश पे आश्रित नहीं होगा। हम चाहें जो निर्णय लें, किसी देश के साथ दोस्ती करें, किसी देश के को अपनी भूमि दें, किसी से अपनी भूमि लें, वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं, यही प्रभुत्व संपन्नता होती है। दूसरा क्या है? समाजवादी होगा, इसकी हमने चर्चा कर चुके हैं, कैसे होगा अच्छे से बता चुका हूँ मैं। पंथ निरपेक्ष कैसे होगा, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। लोकतंत्र कैसे होगा, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में गणराज्य कैसे हैं, ये भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो ये बताती है कि भारत का एक राष्ट्र के रूप कैसे होगा, और उसकी विशेषताएं बताती है, जो हमने क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस कर ली। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम लोगों को दे रहे हैं। लोगों को क्या दे रहे हैं? नागरिकों को दे रहे हैं न्याय। क्या दे रहे हैं? न्याय दे रहे हैं। वी आर गिविंग देम, ये जैसे पीपल है तो पीपल को हम क्या दे रहे हैं? न्याय दे रहे हैं। किस प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय कैसा? एक किसी भी समाज का और वर्ग का व्यक्ति हो उसको बराबरी का ट्रीटमेंट मिले, बराबरी की सुविधाएं मिले, ये हो गया सामाजिक। आर्थिक न्याय कैसे? उनको बराबरी का आर्थिक संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, रोजगार हो, ये होगा आपके आर्थिक न्याय, ठीक है। उसके बाद में राजनीतिक न्याय, वही जो एडल्ट है वो सारे जाओ, वोट दे करके आओ, ऑफिस किसी भी ऑफिस में जाओ, तो ये राजनीतिक न्याय, सबको बराबरी का दर्जा, तो ये न्याय देंगे। और न्याय आपको कब मिलेगा? जब आपको क्या मिलेगी? 2 चीज़ें मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी स्वतंत्रता, फ्रीडम, और एक आपको मिलेगी समता।
जब तक आपको समता और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो न्याय मिल ही नहीं सकता। आपको राजनीतिक न्याय मिला, आप किसी ऑफिस में गए और आदमी का आपने नाम पूछा, वर्ग पूछा, जाति पूछी, बोला इस जाति का आदमी अंदर नहीं आ सकता, तो आपको राजनीतिक न्याय नहीं मिला। वस्तुतः हुआ क्या था कि आपको वहाँ समता नहीं मिली थी, आपको अंदर आने की स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक स्वतंत्रता और समता नहीं मिलेगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब स्वतंत्रता किस बात की? विचार की, मन में जो विचार आ रहे हैं। उसके बाद अभिव्यक्त करने की, बोल करके भी कर सकते हो और अपने संकेतों से भी कर सकते हो। जो आपने अभिव्यक्ति की है उस पर आप विश्वास करने की बात कर सकते हो, और जब आप विश्वास करोगे तो वो आपका धर्म बन जाएगा, और धर्म बन जाएगा तो आप उसकी उपासना करोगे। तो ये जो विचार से लेके उपासना तक का जो क्रम है, उन सब में आपको स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद समता। समता कैसे आएगी? जब आपको बराबरी की डिग्निटी मिले और अवसर मिले, आपको रेस्पेक्ट मिले और अपॉर्चुनिटी मिले। ये सब होगी तो क्या मिलेगा? आदमी को गरिमा फील होगी, वो डिग्निफाइड फील करेगा, उसको लगेगा कि मेरी भी इज्जत है। और जब ये गरिमा होगी तो वो देश तोड़ने की बात नहीं करेगा, देश को जोड़ने की बात करेगा, और देश हमारा अखंड बनेगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? बंधुता से आएगी। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना है, ये सारे वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है। ऐसे जोड़ के याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। फिर इसमें क्या है? डेट दे दी। डेट किस चीज़ की दे दी? कि हम अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत यानी अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं यानी हम कानून बनाते हैं, एक्ट के रूप में इसको ले ले रहे हैं। और आत्मार्पित करने का मतलब है, जैसे आप घर में बैठे थे, खाने का मन हुआ, आपने खीर बनाई, आपने, और किसी मेंबर ने नहीं, आपने खीर बनाई और खुद ही फिर आपने पूरी खा ली, किसी और को नहीं खिलाई। तो आपने ही खीर बनाई और आपने ही खा ली, तो आपने क्या कर दिया? आत्म अर्पित कर दी। तो यहाँ अर्थ है कि संविधान हम यानी भारत के लोगों ने बनाया और खुद पे ही लागू कर दिया, तो ये चीज़ हो गई आत्म अर्पित। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था, और लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये संविधान की प्रस्तावना थी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, इसको आनंद भी आया होगा। और भी आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दो, मैं अगले वीडियोस में इसमें सुधार करूँगा। और आपका जो रिज़ल्ट है उसको आप कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ही आगे आने वाले सेशन जो है इससे भी ज़्यादा रोचक बनने वाले हैं। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसके अंदर इस कोड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इंस्टेंट 10% आप डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, और तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं वापस, अब तक के लिए इतना ही। ठीक है साथियों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।